तो हम बात कर रहे थे नेक्स्ट स्तूप की, सांची पिलर की। जो आप लोगों का पीछे वाला था, जो आप लोगों का इलाहाबाद स्तंभ था, उसमें आप लोगों का वर्णन मिलेगा अशोका के बारे में। सेकंड गुप्ता साम्राज्य का है या गुप्ता शासन का आप लोगों का समुद्रगुप्त। और थर्ड आप लोगों का जहांगीर। जहांगीर का इसमें आप लोगों को वर्णन मिलेगा कि उसका राज्याभिषेक किस किस तरह कैसे हुआ था, ये सारा वर्णन उसमें आप लोगों को मिलेगा। थर्ड आप लोगों का रहेगा इसमें, कौन सा होगा पोजीशन देख लेना, सांची स्तूप आप लोगों का। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, ये भी ध्यान आप लोगों ने रखना है। इसके बाद एक और है आप लोगों का, जिसे कहा गया है लौरिया नंदगद। ठीक है, या नंद गद या गढ़ लिख लो, नंदगढ़ या गद ऐसे ही आएगा आप लोगों का। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? बिहार, चंपावरण। इनमें भी आप लोगों को मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ने को मिल सकता है। इसके बाद आप लोगों का आएगा रामपुरव स्तंभ, रामपुरव पिलर या स्तंभ। ठीक है, ये भी आप लोगों का चंपारण से ही प्राप्त हुआ था। और फिलहाल आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामपुरण स्तंभ प्रेजेंट में कहाँ पे है। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि जो आप लोगों का रामपुरण स्तंभ है, ये आप लोगों का प्रेजेंट में है राष्ट्रपति भवन में। ओके, राष्ट्रपति भवन में आप लोगों का इस समय ये स्थापित है। क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके से पूछा जाएगा। ओके, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे आगे पढ़ना। यहाँ से आप लोगों का मौर्य वंश का जो इतना भी पता चलता है, कहाँ कहाँ से क्या क्या हुआ है, कहाँ से आया है, ये सारा आप लोगों को यहीं से पता चलेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा सोर्सेज नहीं है जहाँ से आप लोगों को कुछ भी इनके बारे में डिटेल में पता चले। तो बात करेंगे हम मौर्य वंश को स्थापित करने वाले कौन थे, जल्दी बताओ, किन्होंने स्थापित किया था मौर्य वंश को? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। इनका जो टाइम पीरियड रहा है आप लोगों को पता होना चाहिए, 323 बीसी में जैसे ही आप लोगों का घनानंद मरता है या धनानंद मरता है आप लोगों का, तभी आप लोगों के मुगल नए शासक बनेंगे मगध के, जो कहलाएंगे आप लोगों के मौर्य शासक। और इसका जो अंतिम टाइम आप लोगों को पता है कहाँ पे बीता था, कर्नाटका के बेलगुड़ा में। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है। 298 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये सब चीजें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। ओके, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रीक नाम क्या था, यूनानी नाम क्या था इसका? यूनान की किताबों में भी आप लोगों को इनका वर्णन देखने को मिलेगा। तो याद रखना, सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस इनका नाम बताया गया है इन ग्रीक लैंग्वेज में। सेंड्रोकोटस शासक बना था ये पर्सन किस एज में? 25 एज में, 25 साल की उम्र में जो आप लोगों का चंद्रगुप्त मौर्य था, वो एक शासक बन गया था। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है इसके बारे में कि इसके ही शासनकाल में दो राइटर हुआ करते थे जिन्होंने इसके बारे में वर्णन किया है, और इसी के ही राइटर होते थे इसके दरबार में। एक का नाम था प्ल्यूटा। ठीक है, प्ल्यूटा नहीं, प्ल्यूटक। प्ल्यूटा किसका था? शिशुवंश में था। एक का नाम था प्ल्यूटक और दूसरे का नाम था जस्टिन। जस्टिन के बारे में आप लोग जानते होंगे। जस्टिन जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र था, जस्टिन। और एक ये राइटर भी हुआ करता था। दो ग्रीक राइटर पूछे जाते हैं कि दो ग्रीक राइटर कौन थे चंद्रगुप्त के शासनकाल में। इनके अनुसार जो आप लोगों के चंद्रगुप्त की सेना थी उसमें लगभग 6,40,000 सिपाही या सैनिक हुआ करते थे। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने, सोल्जर हुआ करते थे इनके अनुसार 6,40,000। और इसके बाद आप लोगों को ये भी पता है कि जो चंद्रगुप्त है ये पहला चक्रवर्ती सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। द फर्स्ट चक्रवर्ती सम्राट आप लोगों का कौन था?
उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद एक और इसके द्वारा कार्य किए गए थे, यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके द्वारा जो फर्स्ट कार्य किया गया था वो आप लोगों का था, इसने एक लेक का निर्माण करवाया था या एक झील का निर्माण करवाया था, जो कि झीलें थी आप लोगों की, सॉरी एक ही झील थी इसकी जो कि गुजरात में इसने करवाया है, अभी भी है। इसका नाम है सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सुदर्शन लेक आप लोगों की कौन से स्टेट में है और कौन सी हिल के बीच में पाई जाती है? तो याद रखना आप लोगों ने, गुजरात में है आप लोगों की ये, और ये आप लोगों की पाई जाती है गिरनार हिल में। गिरनार हिल, ठीक है, यहाँ पे ये आप लोगों की स्थापित है। और उसके बाद आप लोगों का इसको इसलिए बताया गया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो शासक ऐसे होंगे जो इसकी बाद में रेनोवेशन करवाएंगे या मुरम्मत करवाएंगे। जो पहला आप लोगों का होगा, जो फर्स्ट आप लोगों का होगा, उसका नाम है, ध्यान रखना आप लोगों ने, उसका नाम होगा रुद्र दमन। रुद्र दमन। रुद्र दमन जो आप लोगों का था, ये शक वंश जो आप लोगों का रह चुका है उसका काफी महान शासक बनेगा। ओके, ये भी आप लोगों ने माइंड में रखना है, क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सिंथियन या शक, शक वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो वो था आप लोगों का रुद्र दमन, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाई गई लेक जिसका नाम है सुदर्शना लेक, उसका मुरम्मत करवाई थी। और सेकंड टाइम इसकी कब मुरम्मत हुई थी? तो सेकंड जो आप लोगों की होगी मुरम्मत, वो करवाई जाएगी सिकंदर गुप्त के द्वारा। ठीक है, सिकंद गुप्त के द्वारा। सिकंदर गुप्त कौन सी डायनेस्टी से संबंध रखता था? तो गुप्ता डायनेस्टी है इसकी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि जो सुदर्शना लेख है इसका वर्णन और इन दोनों पर्सन का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों का बन सकता है। जूनागढ़ अभिलेख होगा एक, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, ये क्यों फेमस है आप लोगों का जूनागढ़ अभिलेख? क्योंकि ये पहला और सबसे लंबा या लॉन्गेस्ट, ठीक है, इंस्क्रिप्शन अभिलेख था आप लोगों का ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, इसी लाइन में आप लोगों के चार क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये बनेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने समय काल में कौन सी झील का निर्माण करवाया था? सुदर्शना झील। सेकंड पूछा जाएगा डिस्ट्रिक्ट कौन सी स्टेट या कौन सी हिल्स में है? तो आप लोगों ने याद रखना गुजरात गिरनार हिल में। और आप लोगों से ये पूछा जाएगा इसका जो वर्णन है वो कौन से शिलालेख में है? तो जूनागढ़ शिलालेख में है। सेकंड थिंग, आप लोगों के फर्स्ट और सेकंड पर्सन ये दोनों थे। और उसके बाद ये पूछा जाएगा कि भारत का पहला और सबसे लंबा अभिलेख जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है वो कौन सा है? तो आप लोगों ने याद रखना है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या जूनागढ़ अभिलेख आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त के समय काल में किसी तरह का कोई विदेशी आक्रमण हुआ था? तो ध्यान रखना आप लोगों ने, एक ही विदेशी आक्रमण हुआ था जो कि किया गया था आप लोगों के सिकंदर महान के सेनापति के द्वारा। ठीक है, चंद्रगुप्त का जो सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस, उसके द्वारा एक अटैक किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर, या चंद्रगुप्त के ऊपर उसने प्लान बनाया था कि मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ इन दोनों के बीच में, बिकॉज ये चंद्रगुप्त मौर्य की जब सेना देखता है कि 6,40,000 और उसके साथ इसका जो साम्राज्य है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इस चीज से डरकर या भयभीत होकर ये चंद्रगुप्त के साथ किसी भी तरह का कोई भी वॉर नहीं करेगा। और इन दोनों के बीच में एक संधि होगी, एक ट्रीटी होगी इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं?
क्वेश्चन आप लोगों से सीधा पूछा जाएगा, इसमें संधि का किसी तरह का कोई नाम नहीं है कि किस तरह की ये संधि होगी आप लोगों की, तो ध्यान रखना आप लोगों ने। संधि में ये चीज बताएगा, भारत में आने के लिए इसको ईरान से आना पड़ेगा। ईरान से आएगा तो पहले ये काबुल, फिर आप लोगों का कंधार, फिर आप लोगों का जो हेरात होगा, फिर आप लोगों का जो जयद्रोशिया होगा उसके ऊपर अटैक करेगा, और ये सारी चीजें किसको दे देगा, वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे देगा। सीधी बात आप लोगों ने याद रखनी है, जितने भी साम्राज्य इसके भारत तक पहुंचने के लिए इसने जीते थे उन सबको किसको देगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य को। सेकंड इसमें जो होगी आप लोगों की संधि कि जो सेक्युलस होगा इसकी जो बेटी होगी जिसका नाम होगा हेलेना, इसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य अपनी शादी रचाएगा। एंड थर्ड आप लोगों का जो होगा, जो सेक्युलस होगा इसका जो एक इन्वेस्टर है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कहा है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को एक बार ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भेजेगा। बस इतनी सी बातें हैं, बिकॉज मेगास्थनीज अपने इंडिका बुक में इनका वर्णन करेगा। ठीक है, तो याद रखना आप लोगों ने इसके ऊपर। बस पहला है आप लोगों का गिफ्ट कर देगा जितने भी विनिंग प्लांट होंगे इसके। सेकंड अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से करवाएगा, और थर्ड आप लोगों का रहेगा मेगास्थनीज जो इसका अम्बेसडर है, राजदूत है, उसको भेजेगा चंद्रगुप्त के द्वार में। ठीक है, तो यही आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संबंधी बनने के बाद, या सके संबंधी बन तो चुके हैं, उसके बाद जो आप लोगों का सेकुलस होगा ये वापिस ग्रीस जब जाएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य इसको भेंट स्वरूप में क्या देगा। तो भेंट स्वरूप में जो चंद्रगुप्त होगा वो सेकुलस को 500 एलिफेंट गिफ्ट करेगा, 500 हाथी गिफ्ट करेगा सेकुलस को। ओके, इसके बाद आप लोगों की स्टार्ट होगी यहाँ से जेनिज्म काउंसिल 300 वीसी में। आप लोगों को पता है फर्स्ट जेनिज्म काउंसिल आप लोगों की होगी। इसमें क्या होगा आप लोगों का, उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कहाँ पे होगी ये, पाटलिपुत्र में। ठीक है, इसमें आप लोगों का जो ये है, आप लोगों का जैनिज्म है, दो पार्ट में डिवाइड होगा, श्वेतांबर एंड दिगंबर में। और आप लोगों को इतना भी पता है कि जो आप लोगों का चंद्रगुप्त मौर्य होगा वो किसका भगत होता है, वो भद्रबाहु का होता है। भद्रबाहु, तो ये सारा अपना राजपाट त्याग करेगा और भद्रबाहु के साथ चला जाएगा 300 बीसी में। कौन सी जगह पे, ये जाएगा कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में कौन सी जगह, श्रवण वेलो गोपाल में। ठीक है, तो ये याद आप लोगों ने, श्रवण वेलो गोपाल में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद इससे क्वेश्चन ये बनेगा कि इसकी मृत्यु कब हुई थी, 298 बीसी में इसकी मृत्यु हो जाएगी। किसके कारण, सलेखना के कारण, जो आप लोगों को बताया गया था उपवास वगैरह रखते हैं, सलेखना और आप लोगों का संधाना के कारण, संधना के कारण इसकी मृत्यु हो जाएगी, बिकॉज इसने अडॉप्ट किया था जैनिज्म धर्म को। इसके बाद सेकंड मौर्य शासक बनेगा आप लोगों का बिंदुसार। तो बिंदुसार के बारे में आप लोगों ने अब पढ़ना है। 298 बीसी से लेके 272 बीसी तक। तो बिंदुसार की बात की जा रही है यहाँ पे। तो बिंदुसार आप लोगों को पता है किसका बेटा है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा रहेगा बिंदुसार। इसका जो शासनकाल रहेगा 298 बीसी से लेके आप लोगों का 272 बीसी तक। ओके, ऊपर का सारा हो गया तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। मैनेजर की 6 बजे नहीं होगी, 8 बजे से लेके 10 बजे तक होगी अब ना। ठीक है, उसको मैं 8 से 10 कर देता हूँ, इनको कर देता हूँ कंप्लीट। फिर आप लोगों की मैं कुछ एक चीजें बतानी है आप लोगों को, और 2-3 चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो 298 बीसी से लेके आप लोगों क्या रहेगा, 272 बीसी तक। ओके, बिंदुसार का कार्यकाल। क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है कि बिंदुसार के अन्य क्या नाम थे। तो याद रखना है आप लोगों ने, इसको सिंह सेन से नाम से भी जाना जाता है, सिंह सेन।
सिंह सेन के नाम से जाना जाता है और अमित्र घात के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, तो ये माइंड में आप लोगों ने नाम रखना है। इसके बाद आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीक में इसका क्या नाम था, क्योंकि ग्रीक में इसलिए क्योंकि जो इसकी एक और मदर होगी वो ग्रीक से है, जिसके बारे में बात आया आप लोगों को, हेलेना। ठीक है, इस कारण ग्रीक में भी इसका नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अमित्रोचेतस, अमित्रोचेतस नाम से इसको ग्रीक वर्ड में यूज किया गया है। इसके बारे में ग्रंथों के अनुसार अगर देखा जाए या जैन धर्म या बौद्ध धर्म के अनुसार देखा जाए तो इसकी पत्नियों की जो संख्या थी वो थी आप लोगों की कितनी, 16। और इसकी जो फेवरेट वाइफ थी उसका नाम आप लोग जानते हैं, उसका नाम था धर्मा, जो एक वैद्य की बेटी थी। ठीक है, धर्मा, या आप लोग इनको जान सकते हैं सुभाद्रंगी, सुभाद्रंगी। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। इन दोनों का एक बेटा होता है, इसका नाम होगा आप लोगों का अशोक। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और ग्रंथों के अनुसार माना जाए तो आप लोगों का जो बिंदुसार होगा इसके कितने भाई होंगे, तो बताया गया है इसके जो भाई हैं वो या तो 100 बताए गए हैं या 101। ठीक है, दोनों में से एक ऑप्शन होगा आप लोगों का। इसके जो भाई होंगे आप लोगों के 101 होंगे, 100 नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि एक भाई इसमें से बच जाएगा और 99 को ये मार देगा। ठीक है, 101 इनके बेटे होंगे, आगे सॉरी भाई नहीं होंगे। इसके जो सन की संख्या है, जो पुत्रों की संख्या है वो 101 होगी, जो इसके बच्चे होंगे वो 101 होंगे। और अशोक के द्वारा इनमें से 99 भाइयों को मार दिया गया था और सिर्फ एक भाई को इसने छोड़ा था, क्योंकि जो इसका एक भाई था वो इसका रियल ब्रदर था। ओके, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, कौन था ये और क्या इसके कारण रहे थे आप लोग। ठीक है, ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे होगी भाइयों की बात और बेटों की बात और वाइफ की बात। अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका फेवरेट सन कौन था, जिसको ये चाहता था कि ये मेरे बाद मौर्य वंश का सिंहासन पे बैठे या उत्तराधिकारी बने। तो एक पर्सन था जिसका नाम था सुसीम, वो इसका सबसे फेवरेट हुआ करता था और ये इसको चाहता था कि यही आप लोगों का उत्तराधिकारी बने मेरे मरने के बाद। बट इसका जो दूसरा पुत्र था जिसका नाम था अशोक, वो चाहता था कि मैं उत्तराधिकारी बनूं, जिस कारण ये अपने सभी भाइयों को मार देगा। 99 ब्रदर जितने भी होंगे उन सबको ये मार देगा और बैठेगा किस पे, सिंहासन पे बैठेगा। ठीक है, 101 होते हैं जिसमें से 99 को मार देता है, एक ये खुद बचेगा, सॉरी एक अपने सगे भाई को बचाएगा और एक खुद। यहाँ से 100 बनेंगे और अशोक को जोड़ के 101। तो कंफ्यूज मत होना इस चीज में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि इसने जिस भाई को छोड़ा था उसका क्या नाम था, तो आप लोगों ने याद रखना तीसम या तीसा। ऑप्शन में या तो तीसम होगा या तीसा। जो इसका था वो इसका रियल ब्रदर होने के कारण इसको ये छोड़ देता है और इसी का ये संरक्षक बनेगा, बाद में इसी के अधीन आएगा। ओके, तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है। इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बिंदुसार के समय काल में जो इसका बड़ा बेटा था, जो इसका फेवरेट सन था जिसका नाम था सुसीम, इसको इसने कहाँ का गवर्नर या राज्यपाल अपॉइंट किया गया था। तो याद रखना आप लोगों ने, इसने इसको बनाया था गवर्नर ऑफ तक्षशिला। और जो आप लोगों का अशोक था इसको बनाया था इसने गवर्नर ऑफ उज्जैन। ठीक है, ये था आप लोगों का उस समय गवर्नर उज्जैन का। अब आप लोगों से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसके समय में किसी तरह का कोई भी विद्रोह हुआ था या किसी तरह का कोई युद्ध हुआ था। तो आप लोगों ने याद रखना है इसके समय में एक युद्ध हुआ, सॉरी एक विद्रोह हुआ था जो कि तक्षशिला में हुआ था। ठीक है, तक्षशिला में हुआ था और ये किया गया था विद्रोह आप लोगों का किचक के द्वारा। ठीक है, आप लोगों से यही पूछा जाएगा कि किचक के द्वारा कौन सा विद्रोह किया गया था। इसके बाद आप लोगों से यह क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि जो तक्षशिला रिवोल्ट हुआ था इसमें कितने पर्सन्स ने भाग लिया था इसको रोकने के लिए। तो बिंदुसार की आज्ञा के अनुसार इसके दोनों बेटे जो होंगे आप लोगों के अशोक और आप लोगों का सुसीम, इनके द्वारा दो प्रयास किए जाते हैं, जिसमें पहला प्रयास किया जाएगा इस रिवोल्ट को रोकने का, जो किया जाएगा आप लोगों का सुसीम के द्वारा, जो कि इसमें नाकाम रहेगा। बट आप लोगों के उज्जैन में जब अशोक को इस बात की खबर मिलती है या इसको संदेशा मिलता है कि उसके फादर ने उसको कहा है कि तक्षशिला के ऊपर जो विद्रोह हो रहा है उसको रोके, तो अशोक जाएगा जब सेकंड टाइम, तो अशोक इस विद्रोह को खत्म कर देगा, कुचल देगा या बंद करवा देगा। तो ये याद रखना है, नियंत्रण किया जाएगा जो किचक के द्वारा तक्षशिला विद्रोह हुआ था उसको अशोक के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो ध्यान आप लोगों ने रखना है। इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट कि बिंदुसार के समय में किसी तरह के कोई भी दो फॉरेन पर्सन या अम्बेसडर आए थे। तो याद रखना आप लोगों ने, दो फॉरेन अम्बेसडर आए थे बिंदुसार के समय काल में, शासन काल में, वो कौन कौन से थे। ठीक है, इसमें से आप लोगों ने एक ही चीज याद रखनी है कि इसके कोर्ट में जो पहला आया था उसका नाम था आप लोगों का डाइमक्कस। डाइमक्कस, ओके। ये कहाँ से आया था ये पूछा जाता है, तो सीरिया से ये आप लोगों का आया हुआ था। और जो सेकंड पर्सन इसके समय काल में आएगा उसका नाम होगा डायनोसस। डायनोसस, ओके। तो ये भी आया था आप लोगों का कहाँ से, इजिप्ट से आया था। ये क्वेश्चन आप लोगों के रिपीटेड होते हैं और पूछे जाते हैं, जिसे कहा गया है आप लोगों का मिश्र या मिस्र, ओके। इसके बाद आप लोगों को पता है इसने धर्म की तरफ भी इसका थोड़ा सा रुझान था, तो इसने कौन सा अपनाया था, आजीवन संप्रदाय। और इसका ये फर्स्ट डेवोटी बना था या फर्स्ट फॉलोअर बना था। और ये आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये जो आप लोगों का आजीवक संप्रदाय है इसको किसके द्वारा चलाया गया था, तो मखामी घोषाल के द्वारा। ठीक है, जैनिज्म जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को इसके आंसर मिल जाएंगे सारे कि क्या बात की जा रही है। तो 272 में आप लोगों का जो बिंदुसार है इसकी मृत्यु हो जाएगी, ये डेड हो जाएगा। और उसके बाद आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि इसके शासनकाल के बाद 3 साल तक कोई भी मगध का शासक नहीं बनेगा, बिकॉज 3 साल तक यहाँ पे गृह युद्ध होते रहेंगे। किनके बीच में, 101 भाइयों के बीच में, जो एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, ताकि मुझे मिल जाए मगध का साम्राज्य और मुझे मिल जाए। लास्ट में आप लोगों को पता है किसको मिलेगा, वो एक ही पर्सन को मिलेगा जो आप लोगों का होगा अशोका। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ से अशोका के टाइम पीरियड के बारे में। उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके कितने भाई थे, 99 इसने मार दिए थे। एक बचा था जिसका नाम था तीसा। ठीक है, और तीसा आप लोगों का बाद में कहाँ का सम्राट बनेगा, तो इसके बारे में भी आप लोगों ने याद रखना है। सम्राट या आप लोगों का राजा, इसके ऊपर क्वेश्चन यही पूछा जाता है। सिंघल का राजा बनेगा आप लोगों का अशोक का छोटा भाई, इसका नाम होगा तीसा। इसके ऊपर यही क्वेश्चन आप लोगों का सिंपल सा पूछा जाता है कि अशोक ने अपने बेटी और बेटे को कौन सी जगह पे भेजा था, टू स्प्रेड द बौद्ध धर्मा। इसके दो बेटे, सॉरी, एक बेटा था अशोक का जिसका नाम था महेंद्र, और इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था महादेव। इसकी बेटी का नाम क्या था, इसकी बेटी का नाम क्या था, सिंघमित्रा। सिंघमित्रा है इसकी बेटी का नाम। ठीक है, सिंघमित्रा जी। महेंद्र और सिंघमित्रा को ये भेजेगा कहाँ पे, टू स्प्रेड बौद्ध धर्म, सिंघल में। और सिंघल कहाँ पे है आप लोगों का, श्रीलंका में। ठीक है, सिंघल नहीं होगा वहां पे, श्रीलंका या सिंघल दोनों होंगे। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है, इसी कारण तीसा को बीच में लाया ताकि आप लोगों को इस बात का ध्यान रहे, इस बारे में पता चले। तो इसी कारण श्रीलंका में आप लोगों के बौद्ध धर्म के काफी अनुयायी मिलेंगे आप लोगों को आगे पढ़ने में या पीछे देखने को। ओके, तो बात करते हैं अशोक के बारे में। अशोक का शासनकाल कब था, किस तरह था, कैसा कैसा रहा। तो 269 BC, क्योंकि 3 साल
पहले इसके फादर की मृत्यु हुई थी और 3 साल तक गृह युद्ध लड़ने के कारण 269 में इसको सिंहासन प्राप्त हुआ था और ये मगध का सम्राट बना था और ये बना था आप लोगों का अशोका द ग्रेट, अशोक महान। इसके बारे में आप लोगों से सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके बारे में जानकारी आप लोगों को कहाँ कहाँ मिलती है, इसके नाम की जानकारी कौन सी बुक में मिलती है या कौन सी जगह पे अभिलेखों में देखने को मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, तो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए। मास्की इंस्क्रिप्शन, मास्की इंस्क्रिप्शन, इसमें अशोक को कहा गया है अशोक वर्धन, अशोक वर्धन। ठीक है, तो ध्यान आप लोगों ने रखना है। सेकंड जो है, सेकंड जहां से हमें पता चलता है अभिलेख है, वहां से गुर्जा इंस्क्रिप्शन जो है आप लोगों का है, या गुर्जा अभिलेख है, उससे पता चलता है कि जो अशोक है उसको नाम दिया गया था देवा नाम प्रियदसी, देवा नाम प्रियदसी। कुछ बुक्स में आप लोगों को ये मिलेगा और कुछ बुक्स में आप लोगों को मिलेगा कि देव नाम प्रिय अशोक। इन दोनों में से एक ऑप्शन ही होगा वहां पे, ऐसा नहीं है कि सभी होंगे। देव नाम प्रिय अशोक, तो यहां से आप लोगों को पता चलेगा कि ये कोई राजा था, अशोक राजा, राजा भी होगा इसके साथ। इसके बाद ये शादी करेगा, इसकी जो शादी होगी पहली वो होगी महादेवी से। महादेवी कहाँ की राजकुमारी होगी? उज्जैन, तो नाम याद रखना, उज्जैन की नगरी की ये महारानी होती है और इससे इसको एक बेटा प्राप्त होगा और एक बेटी प्राप्त होगी। बेटे का नाम जानते हैं आप लोग क्या है? महेंद्र। और बेटी आप लोगों ने अभी मुझे याद करवाया, सिंघमित्रा। ओके, और बाद में इन दोनों को श्रीलंका या सिंघल नामक स्थान पे भेज देगा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है, यहाँ से आप लोगों की इसकी इतनी सी स्टोरी कंप्लीट होगी पहली शादी की। सेकंड शादी फिर करेगा ये, तो याद रखना आप लोगों ने, ये करेगा कौरवांकी के साथ या कारुवांकी, या इसे कहा जाता है कौरवकी। कौरवकी कौन थी, किसी ने पढ़ा है इनके बारे में? मैंने आप जब ये अपनी सेकंड मैरिज करेगा तो ये करेगा कारुवांकी के साथ, जिसे हिंदी में कहा जाता है कौरवकी। ये कलिंगा की प्रिंसेस होगी, द प्रिंसेस ऑफ कलिंगा, जिससे अशोका से मैरिज हुई थी, तो उसका नाम था कौरवकी। ओके, तो इनसे एक पुत्र प्राप्त होगा इनको, जिसका नाम होगा कुणाल, जो बाद में बनेगा इनके बाद उत्तराधिकारी बनेगा कहाँ का? मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, और इसके बाद इसका भी एक पुत्र होगा और ग्रैंडसन होगा किसका? अशोका का, जिसका नाम होगा दशरथ। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आप लोगों का। ठीक है, तो ये याद आप लोगों ने रखना है। क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था ये वाला कि बताइए अशोक के पुत्र का क्या नाम था? ग्रैंडसन नेम ऑफ अशोक, तो याद रखना दशरथ था उसका नाम। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे ही इसको शासन अपना प्राप्त होगा, ठीक 8 साल के बाद, ये अपने शासन काल में, ठीक है, आफ्टर द 8 ईयर ऑफ रूलिंग, ये डिमांड करेगा कलिंगा वासियों से कि मुझे एलिफेंट की जरूरत है, बट जो आप लोगों के कलिंगा वासी, सॉरी, कलिंगा का जो भी शासक होगा वो इसे किसी भी तरह का हेल्प नहीं करेगा, ना किसी तरह के हाथी देगा, और इनके बीच में एक वॉर होगी जिसको नाम दिया जाएगा कलिंगा वॉर। और इसके समय काल में सिर्फ इसकी एक ही वॉर हुई थी जिसको नाम दिया गया है कलिंगा वॉर, ओनली अ वॉर फाइट बाय अशोका, क्योंकि वो अपनी लाइफ में अपने भाइयों के साथ ही लड़ता रहा। और उसके बाद जो 3 साल के बाद जब वो फ्री हुआ, तो 3 साल के बाद, ठीक 8 साल के बाद, इसकी जो पहली लड़ाई हुई थी वो कलिंगा वार में ही हुई थी। उसके बाद इसने कभी भी शस्त्र को हाथ भी नहीं लगाया था। क्वेश्चन आप लोगों से किस किस तरह के पूछे जाएंगे? पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, जो कलिंगा है आप लोगों का, इसकी कैपिटल क्या हुआ करती थी? बताइए जल्दी।
कलिंगा का जो ओल्डेस्ट कलिंगा जो अभी प्रेजेंट में है इसे कहा जाता है उड़ीसा। ठीक है। और उस समय जो कलिंगा की कैपिटल हुआ करती थी वो आप लोगों की ताशाली हुआ करती थी। ताशाली। ठीक है। तशाली या तोशाली एक ही बात है। ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों से एक और पूछा जाएगा कि रीजन क्या था इनके बीच में ये सब लड़ाई होने का, कलिंगा वार का। तो मैंने आप लोगों को बोला था डिमांड्स ऑफ एलिफेंट जो कि रिजेक्ट की गई थी वहां के रूलर के द्वारा। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। रूलर की बात की जाए तो यहाँ का कौन शासक था उस समय जिसने इसकी डिमांड को मानने से मना कर दिया था? तो याद रखना आप लोगों ने, इसका नाम है नंदराज। नंदराज के ऊपर भी आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि नंदराज का जो विवरण है या सोर्स है कौन सा है जहां से इसके बारे में पता लगता है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो एलिफेंट केव्स होंगी आप लोगों की, एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन, वहां से आप लोगों को पता चलेगा इनके बारे में, नंदराज के बारे में और कलिंगा वार के बारे में भी वहां पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है या पता चल जाता है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जा सकता है इसके ऊपर कि जो आप लोगों की एलिफेंट केव है आप लोगों की, इनको किस भाषा में लिखाया गया है? तो लिखाया गया था इनको किसके द्वारा लिखाया गया था? भाषा तो नॉर्मल उस समय खरोष्टी वगैरह ही चलती थी, ब्राह्मी लिपि थी आप लोगों की, बट इसको लिखाया गया था खारवेल के द्वारा। खारवेल के द्वारा। और याद रखना आप लोगों ने, और उस समय वहां का जो शासक था चेंदी वंश का शासक हुआ करता था खारवेल। ठीक है, इसी के द्वारा इसको लिखवाया गया था। चेदी वंश का शासक था जिसका नाम था खारवेल। ओके, इस कारण इसको, जिसने इनको लिखवाया था, खुदवाया था, कुछ भी आप लोग इनको कह सकते हैं। तो कलिंगा वार आप लोगों की होगी, इसमें एटलीस्ट 1 लाख लोगों की मृत्यु होगी। ठीक है। और 1.5 लाख लोगों को इसमें बंदी बनाया जाएगा, जिसके कारण आप लोगों का जो अशोका होगा इतना ज्यादा दुखी होता है, आघात होता है, और वो निर्णय ले लेता है कि आज के बाद मैं कभी शस्त्र को हाथ नहीं लगाऊंगा। और अशोका यहीं से अडॉप्ट करेगा किस पूजा को, सॉरी किस धर्म को, बौद्ध धर्म को ये उठाएगा। ठीक है, अडॉप्ट करेगा। क्वेश्चन पहला आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि हु गिव टीचिंग ऑफ बुद्धा धर्म टू अशोका? गिव टीचिंग ऑफ बौद्ध धर्म टू अशोका। क्या था उनका नाम? क्या बात है, उदयगुप्त। ठीक है। इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा हु टर्न्ड अशोका एज बुद्धिस्ट? अशोका किसने अशोका का बौद्ध धर्म में धर्म परिवर्तन करवाया था? तो उनका नाम आप लोग जानते हैं, बताया था मैंने आप लोगों को, उनका नाम था मोगली पुत्तातीसा। मोगली पुत्तातीसा, मोगली पुत्तातीसा के द्वारा ही अशोक का धर्म कन्वर्ट करवाया गया था किसमें? बुद्धिज्म में। ओके, तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है। क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाता है आप लोगों से नेक्स्ट, कि ये वाले दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप लोगों से नेक्स्ट ये पूछा जाएगा कि अशोक अपने शासन काल में के 10वें या 10वें शासन, सॉरी, अशोक अपने शासन काल के 10वें साल में या 10वें, क्या कह सकते हैं हिंदी में, 10th पीरियड, जैसे सिंपल याद रखिए कि अशोक अपने शासनकाल के 10वें साल में कौन सी जगह पे रूलिंग करेगा? ठीक है, या कौन सी जगह पे विजिट करेगा? हाँ, विजिट वाला ठीक है।
राज्याभिषेक नहीं, राज्याभिषेक नहीं। अशोक अपने शासनकाल में एक जगह विजिट करेगा। हाँ, ये याद रखना आप लोगों ने। अशोक अपने शासनकाल के 10वें पीरियड में या 10वें साल में विजिट करेगा एक लोकेशन को जिसका नाम होगा बोध गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है बोध गया के ऊपर। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोग रखेंगे। इसके बाद अपने शासनकाल के 20वें साल में 20th ईयर या 20th पीरियड में ये कौन सी जगह पे जाएगा? तो लुम्बिनी नामक स्थान पे जाएगा। और लुम्बिनी के बारे में आप लोग जानते हैं, ये वो प्लेस है जहाँ पे आप लोगों के गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, और बुद्ध को जो आप लोगों की महानिर्माण की प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। जैसे ही ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे एक निर्णय लेगा कि लुम्बिनी को ये एक टैक्स फ्री कर देगा। ठीक है, टैक्स फ्री सिटी कर देगा इसको, कुछ भी आप लोग इसको कह सकते हैं। टैक्स फ्री सिटी की जाती है आप लोगों की लुम्बिनी। जब ये अपने शासनकाल के 20वें साल में जब यहाँ पे आएगा लुम्बिनी में, तो वहां पे ये कर मुक्त कर देगा इस राज्य को। ठीक है, ये तो ये क्वेश्चन आप लोगों का आता है। इसके बाद आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो वर्णन है वो कहाँ पे मिलता है? तो रोमानदेही याद रखनी आप लोगों ने, रोमान दई नामक एक अभिलेख होगा, वहां पे इसका वर्णन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं जाता, बस यही पूछा जाता है कि टैक्स फ्री किसको किया था? इसने लुम्बिनी को किया था जब ये यहाँ पे आया था। और 251 में आप लोगों को पता है कि ये पर्सन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को करवाएगा ऑर्गेनाइज। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आप लोगों की ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी इसके द्वारा। इसके बीच में क्या किया जाता है? इसके बीच में ये एक पर्सन थर्ड पिटक को ऐड करेगा। ठीक है, जिसका नाम होगा आप लोगों का अभिधम्मो पिटक। अभिधम्मो अभिधम्मो पिटक किसमें करेगा? बौद्धिज्म में। ठीक है, तो ध्यान आप लोगों ने रखना है। और इसके बीच में क्या लिखा हुआ है? इसके बीच में जितने भी अशोक के समय काल में जितने भी इनके बौद्ध भिक्षु होंगे या बौद्ध गुरु होंगे उनके बारे में सारा वर्णन इसमें किया गया है। और आप लोगों को एक और चीज मैंने बताई थी कि बौद्ध धर्म जो आप लोगों का अशोक है इसके द्वारा 3 धर्मों को फॉलो किया जाएगा। जो पहला धर्म होगा इसका वो शैव धर्म होगा। शैव धर्म का मतलब ये जो